दोस्तों 22 अप्रैल 2025 एक ऐसी तारीख जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया। कश्मीर की वो खूबसूरत वादियां, पहलगाम, जहां हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं, जहां बैसारन घाटी की हरियाली लोगों का दिल चुराती है, वहां उस दिन खून की नदियां बह गईं। आतंकवादियों ने निहत्थे टूरिस्टों पर गोलियां बरसाईं। 26 लोग शहीद हुए, जिनमें बच्चे थे, महिलाएं थीं, बुजुर्ग थे, कुछ नवविवाहित जोड़े थे जो अपना हनीमून मनाने आए थे। पूरा देश सन्नाटे में आ गया। सोशल मीडिया पर गुस्से की लहर दौड़ गई। हर गली, हर मोहल्ले में एक ही आवाज गूंज रही थी, अब बहुत हुआ। और फिर हिंदुस्तान ने वो किया जो दुनिया को हिला कर रख दे। भारत ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर। ये कहानी है उस ऑपरेशन की, शुरू से लेकर आखिर तक। तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। चैप्टर 1, पहलगाम हमला। 22 अप्रैल 2025 दोपहर का वक्त था। पहलगाम की बैसारन वैली में टूरिस्टों का एक ग्रुप घोड़ों पर सवारी कर रहा था। हवा में देवदार के पेड़ों की गंध घुली हुई थी। दूर पहाड़ों पर बर्फ चमक रही थी। कोई सेल्फी ले रहा था, कोई वीडियो बना रहा था। तभी ताड़ 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 ऑटोमेटिक राइफलों की आवाज गूंजी। AK-47 की गोलियां चारों तरफ बिखरीं। लोग चीखते हुए इधर उधर भागे, घोड़े बिदक गए। बच्चों की चीखें वादियों में गूंजती रहीं। आतंकवादियों ने जानबूझकर गैर मुस्लिम टूरिस्टों को निशाना बनाया। ID कार्ड चेक किए, नाम पूछे और फिर बेरहमी से गोलियां चलाईं। 26 लोग मारे गए, दर्जनों घायल हुए। इनमें भारत के अलग अलग राज्यों से आए टूरिस्ट थे। एक नवविवाहित जोड़ा जो गुजरात से आया था। पत्नी की मांग में सिंदूर अभी सूखा भी नहीं था। पति की गोद में उसने आखिरी सांस ली। एक परिवार राजस्थान से आया था। माँ बाप दोनों शहीद हो गए। 7 साल का बच्चा अकेला रह गया, खून से लथपथ, अपनी माँ का हाथ पकड़े हुए। जिम्मेदारी ली पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन ने। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने कंफर्म किया कि हमले की प्लानिंग पाकिस्तान की जमीन पर हुई थी। हथियार LOC के रास्ते भेजे गए थे और ISI की छाया इस पूरे ऑपरेशन पर साफ दिख रही थी। भारत सरकार ने तुरंत कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया, ये हमला सिर्फ टूरिस्टों पर नहीं, हिंदुस्तान की आत्मा पर हुआ है और हिंदुस्तान जवाब देगा। चैप्टर 2, तैयारी और डिप्लोमेसी। हमले के बाद के दिन बेहद तनावपूर्ण थे। भारत ने इंडस वाटर्स ट्रीटी सस्पेंड कर दी। सिंधु नदी का पानी जो पाकिस्तान जाता था, रोक दिया गया। ये एक ऐसा कदम था जो दशकों से कोई सरकार उठाने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। डिप्लोमैटिक फ्रंट पर भारत ने पाकिस्तानी चार्ज डी अफेयर्स को बुलाकर कड़ा विरोध जताया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की मुहिम तेज हो गई। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन सब ने पहलगाम हमले की निंदा की, लेकिन असली तैयारी तो पर्दे के पीछे चल रही थी। इंडियन एयरफोर्स ने अपने राफेल और सुखोई फाइटर जेट्स को फॉरवर्ड एयर बेसिस पर डिप्लॉय किया। अंबाला, जोधपुर, पठानकोट, श्रीनगर, हर बेस पर हलचल तेज हो गई। ब्रह्मोस मिसाइल बैटरीज को बॉर्डर के करीब पोजीशन किया गया। इंडियन नेवी ने अरब सागर में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य को तैनात किया। रॉ और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने मिलकर टारगेट लिस्ट तैयार की। पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स, हथियारों के गोदाम, कमांड सेंटर्स, सबकी सैटेलाइट इमेजरी इकट्ठी की गई। ह्यूमन इंटेलिजेंस ने ग्राउंड पर मौजूद एसेट से रियल टाइम अपडेट लिए। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने खुद ऑपरेशन की प्लानिंग में की रोल निभाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कई रातें साउथ ब्लॉक में गुजारी, ठंडी काली चाय के कप और सैटेलाइट मैप्स के बीच। ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर, उस नवविवाहित दुल्हन के सिंदूर के नाम पर जो पहलगाम में शहीद हुई थी। ये नाम सिर्फ एक कोड वर्ड नहीं था, ये एक वादा था। चैप्टर 3, ऑपरेशन शुरू। 7 मई 2025 रात के अंधेरे में जब पाकिस्तान सो रहा था, हिंदुस्तान जाग रहा था। रात करीब 12:30 पर पहला फेज शुरू हुआ। इंडियन एयरफोर्स के राफेल फाइटर जेट्स स्कैल्प और हैमर मिसाइलों से लैस भारतीय एयर स्पेस के ही स्टैंड ऑफ रेंज से मिसाइलें दागी। टारगेट थे मुजफ्फराबाद के पास स्थित जैश ए मोहम्मद का मुख्य ट्रेनिंग कैंप और बहावलपुर में लश्कर तैयबा का कमांड सेंटर। धमाकों की आवाज दर्जनों किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। मुजफ्फराबाद में रात का अंधेरा नारंगी रोशनी से जगमगा उठा। बिल्डिंग्स की छतें पत्तों की तरह उड़ी। कंक्रीट के टुकड़े सैकड़ों मीटर दूर जाकर गिरे।
दूसरे फेज में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स लॉन्च की गईं। ये मिसाइलें मैक 2.8 की स्पीड से यानी आवाज की रफ्तार से लगभग 3 गुना तेज अपने टारगेट्स की तरफ बढ़ी। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कुछ नहीं कर पाया। ब्रह्मोस इतनी तेज है कि जब तक राडार पर दिखती है तब तक टारगेट पर लग चुकी होती है। तीसरा फेज सबसे दिलचस्प था, ड्रोन स्ट्राइक्स। भारत ने अपने इंडिजिनस रुस्तम 2 और इजराइल से मिले हेरॉन टीपी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। इन ड्रोन्स ने प्रिसीजन स्ट्राइक्स की, तरक्की कमांडरों के ठिकानों पर सुबह की अजान से पहले। साथ ही इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस पैरा एसएफ ने एलओसी के पार सर्जिकल ग्राउंड ऑपरेशंस एग्जीक्यूट किए। छोटी टीमें, नाइट विजन गॉगल्स, सप्रेस्ड वेपन्स, ये जवान अंधेरे में भूतों की तरह आए, अपना काम किया और वापस लौट गए। कोई कैमरा नहीं, कोई फुटेज नहीं, सिर्फ नतीजे। कुल मिलाकर 9 टारगेट्स पर स्ट्राइक्स हुई। पाक अधिकृत कश्मीर में 5 और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 4। इंडियन एयरफोर्स की यह सबसे बड़ी क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन थी 1971 के बाद। चैप्टर 4, पाकिस्तान का रिएक्शन। पाकिस्तान हिल गया। सुबह होते होते पाकिस्तानी मीडिया पर अफरा तफरी मच गई। पाकिस्तान ने शुरू में इनकार किया, कोई स्ट्राइक्स नहीं हुई, इंडिया झूठ बोल रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियोस आने लगे, मुजफ्फराबाद में जलती हुई इमारतें, बहावलपुर में उड़े हुए कॉम्पाउंड्स। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की। पीएएफ के JF-17 और F-16 फाइटर्स ने एलओसी की तरफ उड़ान भरी, लेकिन भारत पहले से तैयार था। इंडियन एयरफोर्स के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी जेट्स को 400 किलोमीटर दूर से ही ट्रैक कर लिया। राफेल्स मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों के साथ कॉम्बैट एयर पाल पर थे। पाकिस्तानी जेट्स एलओसी क्रॉस नहीं कर पाए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएएफ के 2 F-16 को वार्निंग लॉक ऑन मिला और वो वापस मुड़ गए। ये S-400 का असर था, जिसे रूस से खरीदने पर अमेरिका ने भी भारत पर प्रेशर डाला था, लेकिन भारत ने लिया और आज वो अपनी कीमत साबित कर रहा था। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की, यूएनएससी की इमरजेंसी मीटिंग बुलवाने की कोशिश की, लेकिन भारत की डिप्लोमेसी ने अपना काम कर दिया था। अमेरिका ने रिस्ट्रेंट की बात कही, लेकिन पाकिस्तान की कंडेम नहीं की। फ्रांस और ब्रिटेन ने भारत के राइट टू सेल्फ डिफेंस को एक्नॉलेज किया। चीन ने बयान दिया, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया। पाकिस्तानी आवाम में पैनिक फैल गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में लोगों ने पेट्रोल और राशन की होर्डिंग शुरू कर दी। एटीएम से पैसे निकालने की लाइनें लग गईं। पाकिस्तानी रुपया एक ही दिन में 8% गिर गया। भारतीय सेना ने एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर फुल अलर्ट बनाए रखा। इंडियन नेवी ने कराची के सामने अपनी वॉरशिप्स तैनात की। ये एक क्लियर सिग्नल था कि अगर एस्केलेशन हुआ तो समंदर से भी जवाब आएगा। चैप्टर 5, नतीजे और बाद की स्थिति। ऑपरेशन सिंदूर के नतीजे डेवेस्टेटिंग थे आतंकवादियों के लिए। भारतीय सरकार ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में बताया कि स्ट्राइक्स में लगभग 300 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। कई टॉप कमांडर्स खत्म हुए। जैश-ए मोहम्मद का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह तबाह हुआ। लश्कर-ए-तैयबा का बहावलपुर हेडक्वार्टर मलबे में तब्दील हो गया। लेकिन इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी बात यह थी कि भारत ने 0 कैजुअलिटीज के साथ इसे अंजाम दिया। एक भी भारतीय जवान को खरोच तक नहीं आई। ये प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की एक्सीलेंस का सबूत था। दुनिया भर में भारत की मिलिट्री कैपेबिलिटी का संदेश गया। S-400, राफेल, ब्रह्मोस, इंडिजिनस ड्रोन्स, भारत ने दिखाया कि वो सिर्फ हथियार नहीं खरीदता, उन्हें इस्तेमाल भी जानता है। भारत के अंदर ऑपरेशन को लेकर एक अलग ही माहौल था। शहरों में तिरंगा लहराया गया। सोशल मीडिया पर #ऑपरेशन सिंदूर टॉप ट्रेंड बना। सिर्फ भारत में नहीं, ग्लोबली। लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और सेना को सलाम किया। पहलगाम में शहीद हुई उस नवविवाहित दुल्हन के पति ने मीडिया को बताया, मेरी पत्नी के सिंदूर का कर्ज उतार दिया इस देश ने। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे किसी अधूरी कहानी को एक मायने मिल गए हों। चैप्टर 6, ऑपरेशन सिंदूर का बड़ा मतलब। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये एक मैसेज था पाकिस्तान को, आतंकवादियों को और पूरी दुनिया को। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, एलओसी के पार, लिमिटेड स्कोप। 2019 में बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, एयरफोर्स ने पाकिस्तान के अंदर जाकर मारा। और अब 2025 में ऑपरेशन सिंदूर, मल्टी डोमेन, मल्टी प्लेटफॉर्म, सबसे बड़ा और सबसे डिसाइसिव। हर बार भारत ने एक कदम आगे बढ़ाया, हर बार रिस्पॉन्स बड़ा हुआ, हर बार सिग्नल क्लियरर हुआ कि अगर तुम हमारे नागरिकों को छुओगे तो कीमत चुकानी पड़ेगी, और वो कीमत हर बार पहले से ज्यादा होगी।
ये ऑपरेशन उन 26 लोगों के लिए था जो पहलगाम में शहीद हुए थे, उस बच्चे के लिए जो अनाथ हो गया था, उस दुल्हन के लिए जिसका सिंदूर सूखने से पहले ही जिंदगी छूट गई थी। भारतीय वायुसेना के जवान उस रात वापस अपने बेस पर उतरे, हेलमेट्स उतारे और एक दूसरे को गले लगाया। ग्राउंड पर जेट इंजन की गर्मी अभी बाकी थी, केरोसिन की तीखी गंध हवा में तैर रही थी। ग्राउंड क्रू ने तालियां बजाईं। कोई बड़ा जश्न नहीं, बस एक खामोश गर्व जो सीने में धड़कता रहा उस पूरी रात। जय हिंद, शहीदों को नमन।